जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस और फीचर्स और प्रोसेस। अब हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग की डिफिनीशन। तो ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली व्हाट organizing is grouping the activities, grouping the work to the persons, allocating and dividing, delegating the authorities and responsibilities, and establishing a relationship between the superiors and subordinates to achieve and to accomplish the objective of organization। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। देखो, ऑर्गेनाइजिंग हमने किस बेस पे की है, एक फ्रेमवर्क जो हमने रेडी किया था कि कौन क्या काम किस तरह से करेगा, किन 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 के बीच क्या क्या रिलेशनशिप होगा, वैसा जो है वो हमने प्रिपेयर किया था। तो वही एक स्ट्रक्चर आ जाता है कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है जिसके बेस पे हमने जो है सेटअप किया था ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो इट इज़ अ फ्रेमवर्क, पहली आती है फ्रेमवर्क है ऑफ ड्यूटी, जिसमें कि ड्यूटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी रिक्वायर्ड ऑफ पर्सनल इन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस विद इन द कंपनी। ठीक है, एक फ्रेमवर्क हमने प्रिपेयर किया था जिसमें कि बहुत सारी ड्यूटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि किन किन लोगों को क्या क्या ड्यूटीज़ देनी है, कौन से इंसान क्या काम किस तरह से करेंगे, कौन सी लेवल पे, कौन सी जॉब पोस्ट पे। ठीक है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड्स a basis of framework base or framework for managers and other employees for performing their function। ये एक वो फंक्शन है जिसमें हमने हर एक चीज़ एक फ्रेम की थी कि हाँ, ये इंसान ये काम करेगा, ये इंसान इन इन तरह के कामों को कितने समय में करेगा, कैसे करेगा, किसकी हेल्प से करेगा, ये सब जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, इट डील्स विद ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज। जो भी एक इंटरप्राइज की अरेंजमेंट है, काम डिवाइड करना, ड्यूटीज़ देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, है ना, रिलेशनशिप बना के चलना, कोऑर्डिनेशन बना के चलना, ये सब जो है वो बेसिकली आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कि हमको करना कैसे काम है, किससे क्या काम करवाना, ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर करता है। अब एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको थोड़ा और पढ़ लेना। ये जो है वो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एग्जाम में आ जाता है और ज़्यादातर आने के चांसेस इसके रहते हैं। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो इट इज़ व्हाट इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय अ मैनेजर। कि एक मैनेजर के अंदर, एक सुपीरियर के अंडर हाउ मैनी सबॉर्डिनेट्स कैन बी कंट्रोल और वर्क। ठीक है ना, कि एक जो सुपीरियर है, जो मैनेजर है, उसके अंडर कितने लोग जो है काम कर रहे हैं, या वो एक सुपीरियर, एक मैनेजर कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, इफेक्टिवली उनसे काम करा सकता है। जैसे अगर बात करें, स्कूल्स होते हैं, अब स्कूल्स में लाइक जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, किसी क्लास में मानो 40 से ऊपर स्टूडेंट हो जाते हैं, 30 से ऊपर, तो सेक्शन डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो एक टीचर जो है वो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, पढ़ा नहीं सकता, इसलिए दूसरा टीचर उसी सब्जेक्ट का लाया जाता है और सेक्शन दूसरा बना दिया जाता है। इसी वजह से तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सुपीरियर के अंडर मैक्सिमम 4, 5, 6 और मैक्सिमम अगर बात करें तो इतने ही होते हैं, तो काम कर सकते हैं कि यानी कि अगर एक टीचर जो है वो 1000 बच्चों को कंट्रोल करेगा, एक मैनेजर जो है वो 1000 एम्प्लॉय को 1000 एम्प्लॉय को कंट्रोल करेगा, तो काम कैसे वो सही से करा पाएगा ना। तो ऑब्जर्वेशन वो सही से कर पाएगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा सभी को, ठीक है ना, सुपरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। तो यही स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में सिर्फ इतना है कि एक सुपीरियर के अंदर कितने जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, कम से कम पैसे में, समय पे सही से काम कर सकते हैं विदाउट एनी वर्कलोड। ठीक है, तो ये है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि डिपार्टमेंट्स जो है वो कैसे हम डिवाइड करते हैं, किन किन बेसिस पे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप प्लीज़ अच्छे से समझना, पढ़ना। तो चलो मुझे शुरू करते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ लिया, अब पढ़ने वाले हैं
फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, जो कि है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर जो है वो किन किन बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। पहला तो है फंक्शनल बेसिस पे, कि फंक्शन से डिवाइड कर दिए जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी, ठीक है। दूसरा है डिवीजन के बेस पे, कि डिवाइड कर देते हैं ऑन अ प्रोडक्ट बेसिस। तो अब हम बात करते हैं, फर्स्ट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखो, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजनल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, और 5 मार्क्स में जो है इसका क्वेश्चन जो आना बनता है, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आप इजीली इनको समझ सकते हैं, ठीक है ना, और पढ़ सकते। सो इट इज़ व्हाट इन दिस एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड, ठीक है, कि इसमें पहले तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ग्रुप कर देते हैं, डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, डिपार्टमेंट्स बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शंस, कि इसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर में एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हम बनाते हैं किसके बेस पे, फंक्शंस के बेस पे। लाइक अगर कोई एंटरप्राइज है वो फर्नीचर का काम करती है, ठीक है, फर्नीचर का काम करती है वो, ठीक है, फर्नीचर का काम करती है, तो जैसे हमने बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, जो सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब रखेगा। दूसरा बना दिया सेल्स डिपार्टमेंट, सेल देखेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया जो एडवर्टाइजिंग करेगा। फिनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना, जिसे फिनेंस सिर्फ मतलब अकाउंटिंग देखेगा कि कितना कॉस्ट रहना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर रेवेन्यूज, ये सब जो चीज़ें हैं, प्रॉफिट वगैरह, ये सब ऐसे क्या है, ये फंक्शंस के बेस पे है कि काम सब फर्नीचर के लिए करेंगे। उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे फर्नीचर बनाना है, ठीक है, फर्नीचर के लिए इतना इतना ये करना है, तो प्रोडक्शन वाला फर्नीचर की प्रोडक्शन करेगा, सेल वाला उसके लिए सेल करेगा बने हुए प्रोडक्ट को जो इसने बनाया है, ठीक है, इसी के प्रोडक्ट को ये एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है, पब्लिक में, ठीक है। और ये जो है ये लोग इनसे फिनांस लेंगे कि किस तरह का कितना जो है प्रोडक्ट है किस किस बेसिस पे होना चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट और एनीथिंग जो भी एक्सपेंडिचर है वो सब। तो ये जो है ये फंक्शंस के बेस पे। अगर मैं आपको एक डिवीज़न भी समझाता हूँ, डिवीज़न में क्या है कि जैसे मान ली कोई कंपनी है जो मल्टी प्रोडक्ट को लाइक प्रोड्यूस करती है। लाइक अगर किसी कंपनी की बात करें, जैसे बात करें हम अब महिंद्रा की, महिंद्रा जो है उसके प्रोडक्ट है स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, एंड उसके एक्सयूवीज है, थार है। जैसे हमने तीन को ले लिया, ठीक है, तो तीनों में क्या है कि वो क्या करेंगे कि स्कॉर्पियो का जो है उसका प्रोडक्शन अलग, सेल्स अलग, मार्केटिंग अलग और फाइनेंस अलग, थार का अलग। ऐसे ये क्या है डिवीजन बेस पे, ये प्रोडक्ट के बेस पे बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फंक्शंस के बेस में कि प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब, सेल वाला सेल से मतलब, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग से, एंड फाइनेंस वाला फाइनेंस से। तो सिर्फ यही है कि फंक्शन के बेस पे बना देते हैं। एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू अ फंक्शन और ग्रुप्ड इन अ सिंगल यूनिट, सिर्फ सिंगल यूनिट, यानी कि प्रोडक्शन का प्रोडक्शन में सिर्फ इसमें यही होगा कि सेलिंग थोड़ी ना होगी, यहाँ पे सिर्फ प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मार्केटिंग नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेल होगी, यहाँ पे फाइनेंस नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनाए जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस से मतलब होगा। तो ये जो चीज़ें एक सिंगल यूनिट में बांट देते हैं, जिससे कि विद अ व्यू टू गिव अ वेल डिफाइंड डायरेक्शन टू अ होल ग्रुप, जैसे कि एक जो होल ग्रुप है उसको एक अच्छी डायरेक्शन मिल पाए और अच्छे से काम को कर पाए, गोल को अचीव कर पाए। इट लीड्स टू दी बेटर प्लानिंग, जिससे कि बेटर प्लान कर सकते हैं ये लोग, कंट्रोल कर सकते हैं की फंक्शंस ऑन विच द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइज डिपेंड, कि जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो हो सकती है, उसका डेवलपमेंट हो सकता है, उसके वो सर्वाइव कर सकती है मार्केट में, अपनी गुडविल बढ़ा सकती है। तो वो सब जो प्लानिंग कंट्रोलिंग जो करते हैं कि फंक्शंस हैं, उन पर पूरा हक जो है वो ऐसे अच्छे से हो पाता है। क्योंकि प्रोडक्शन अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन देखेगा, सेल वाला सेल, मार्केटिंग मार्केटिंग, फाइनेंस फाइनेंस। तो ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ फंक्शंस के बेस पे बांट देते हैं। आप भी समझ जाएंगे आगे, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब आते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या मेरिट्स हैं, स्पेशलाइजेशन, पहली बात तो कि स्पेशलाइजेशन आ जाता है कि
जो भी काम है वो सब उनकी स्किल के हिसाब से दिया है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो उसके जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो सब प्रोडक्शन में फ़ोकस कर रहे हैं, सेल के सेल में फ़ोकस कर रहे हैं, मार्केटिंग के मार्केटिंग में फ़ोकस कर रहे हैं। तो वो सब अपने-अपने काम से मतलब रख रहे हैं, तो वहाँ से स्पेशलाइज़ेशन आना ज़रूर है, क्योंकि सब अपने-अपने काम को कर रहे हैं, अपने-अपने स्किल के हिसाब से और लंबे समय तक अच्छे से करेंगे, तो उनमें एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव दोनों हो जाएँगे और स्पेशलाइज़ेशन भी आने वाला है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन वाला जो कोई एम्प्लॉयी है वो जाके कभी-कभी सेल्स का भी काम देख लेता है, ऐसा नहीं है। वहाँ प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, सेल वाला सेल करेगा, तो स्पेशलाइज़ेशन है। फिर इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब एक जो इंसान है, इंडिविजुअल है, एम्प्लॉयी है, वर्कर है, वो अपने काम को कर रहा है, उसके स्किल के हिसाब से स्पेशलाइज़ेशन आ रहा है, तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी, मैनेजरियल एफिशिएंसी भी होगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी होगी, कि वो अपने काम को कम से कम समय में और कम से कम कॉस्ट में अच्छे से कर पाएगा, सही से डिसीजंस लिए जा सकते हैं, है ना? तो इससे मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल जो है एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी। फिर ईज़ी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन वहाँ पर बनाना बहुत ही आसान है, ईज़ी है, बिकॉज़ सब जो भी फंक्शंस हैं वो सब एक इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, सेल वाला सेलिंग करेगा, मार्केटिंग वाला एडवर्टाइजिंग करेगा, बट ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो एक है, तो सब उस कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन इसलिए बहुत अच्छा रहता है। एक गोल है, सब उसी की तरफ फोकस कर रहा है। इफेक्टिव ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग भी बहुत इफेक्टिव है वहाँ पर। इफेक्टिव का मतलब क्या, समय से ट्रेनिंग भी मिलती है, कम से कम पैसे में भी हो जाती है। अगर बात करें जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 250 लोग हैं, 250 लोग हैं, ठीक है? अब 50 लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, 50 लोग सेल्स में देख रहे हैं, 50 लोग मार्केटिंग में हैं, 50 लोग फाइनेंस में हैं, 50 लोग परचेज़िंग में हैं। तो इससे क्या है, इससे आपको ट्रेनिंग कम देनी पड़ेगी ना। आपको सिर्फ़ 50, अगर प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देनी है, तो सिर्फ़ 50 लोगों को देनी है, 250 में से 50 लोगों को ट्रेनिंग देनी है। सेल की अगर ट्रेनिंग देनी है, तो 250 लोगों में से सिर्फ़ 50 को ही सेल्स की देनी है। इससे क्या है, ट्रेनिंग कराने में बड़ा आसान रहता है, मुश्किल नहीं होता, पैसा उतना नहीं लगता और समय से काम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत लोग, जो मेरा एक बंदा है जो कि एम्प्लॉयी है वो हर काम करे, ठीक है? जो भी 250 लोग हैं वो सब काम करें, प्रोडक्शन भी, फाइनेंस भी, सेलिंग भी, मार्केटिंग में, परचेज़ भी, तो वहाँ पर पैसा बहुत लगेगा, टाइम बहुत लगेगा। तो ट्रेनिंग जो है वो भी वहाँ पे इफ़ेक्टिव है बिल्कुल, ठीक है? हर काम सही से हो रहा है, कम से कम ट्रेनिंग जो है पैसे में कंप्लीट हो रही है, ठीक है? अब आप बातें करते हैं डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स क्या है, नुकसान भी कुछ इसके हैं, हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान तो होते ही हैं। फिर डिफ़िकल्टी अचीविंग गोल, कभी-कभी जो गोल है वो भी अचीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको सिखाया गया कि तुम्हें प्रोडक्ट कैसी अच्छी क्वालिटी का बनाना है, ठीक है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट उससे बताया गया ट्रेनिंग में, ठीक है? अब वो क्या करेगा, वो तो सिर्फ़ प्रोडक्ट की क्वालिटी देखेगा, उसका रीज़नेबल प्राइस जो है, कि कितने प्राइस पर जो है वो प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है? कॉस्ट कटिंग कितनी होनी चाहिए, वो उसको कुछ पता ही नहीं है। तो उसे उससे क्या मतलब, वो तो सिर्फ़ जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का बनाएगा, क्योंकि उसको वही ट्रेनिंग दी गई है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एक जो फ़ंक्शन होता है, एक जो डिपार्टमेंट होता है, वो अपने गोल को देखता है। ओवरऑल जो ऑर्गेनाइज़ेशन गोल है, वो अचीव नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रोडक्शन वाला सिर्फ़ क्वालिटी देखेगा और प्राइसेज़ नहीं देखेगा, तो गोल कैसे अचीव होगा, है ना? तो यहाँ पे कभी-कभी लाइक डिफ़िकल्टीज़ भी हो जाती है। जो गोल है, वो अचीव नहीं होता है, क्योंकि एक जो फ़ंक्शन है, एक जो डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ़ अपने बारे में ही देख रहा है। फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी, अब इनफ्लेक्सिबिलिटी में फ्लेक्सिबल नहीं है लोग, कि अगर आप चाहें कि कभी हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ लोगों की कमी पड़ गई, 10 लोगों की कमी पड़ गई, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10 लोगों की कमी पड़ गई, तो चलो हम 10 फाइनेंस वालों को बुला लेते हैं, वो यहाँ पे आके काम कर देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें फाइनेंस की नॉलेज है, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन की नॉलेज है। अब कहीं पर कोई बंदे कम पड़ रहे हैं, सफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पर हम दूसरों को नहीं बुला सकते। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है ना? लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, आपको पता ही है, तो नॉर्मल चीज़ है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा तो बनता है। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना? तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी नहीं है, होते रहते हैं, ठीक है? फिर है प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। अब कभी-कभी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया ईज़ी कोऑर्डिनेशन है, बट कभी-कभी जो लोग, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइज़ेशन जो है लोगों से चलता है ना? अब हम लोग उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कम कौन कैसा बदल जाए, किसका कैसा माइंडसेट है, एटीट्यूड्स है ना? तो वो सब चीज़ें हैं, कभी-कभी मैच नहीं होती हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। फिर डिलेड इन डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फंक्शंस सब अलग-अलग हैं, तो सब में डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये थे डिमेरिट्स एंड मेरिट्स। अब एक पढ़ लेते हैं सूटेबिलिटी के, सूटेबल किन-किन चीज़ों के लिए
किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होता है और सूटेबल है, सही है। द साइज ऑफ इंटरप्राइज इज लार्ज, जो इंटरप्राइज बड़ा होता है उसके लिए बहुत अच्छी है। इट हैज़ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, ठीक है, जहाँ बहुत सारा काम होता है वहाँ पर ये सही है कि प्रोडक्शन अलग कर दिया, सेल अलग, मार्केटिंग अलग। और जैसे अगर हम बात करें जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे वहाँ पर स्टाफिंग का जो है, स्टाफ को हायर करना, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन जो है, अगर छोटा जो मतलब जो शॉप वगैरह होती है और छोटी कंपनियाँ जो होती हैं, वो अपना स्टाफिंग डिपार्टमेंट एक साथ ही रखते हैं, काम कर लेती हैं। बट जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो बनाती हैं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है? वहाँ पर अलग स्टाफिंग होती है क्योंकि पास ज़्यादा पैसा है, लोग ज़्यादा हैं, तो इस वजह से, ठीक है, काम ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे सही हो जाता है। जैसे रिक्वायर्स ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जहाँ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए वहाँ पर ये यूज़ होता है। और देयर इज़ ओनली अ वन प्रोडक्ट, और जहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेके काम हो रहा है वहाँ पे जो फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ होता है। अब बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये मैन वाली जे, जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल यूनिट, एक सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। अब बात करते हैं सेकंड, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? तो अब बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? तो इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वो कंपनियां इनको यूज़ करती हैं जिनको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए, जिनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, मेन पॉइंट यही है कि जिन कंपनियों के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ वही कंपनियां इनको यूज़ करती हैं, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाई बिग कंपनीज विच है मैन्युफैक्चर मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है। सिर्फ जो ज़्यादा कंपनियां हैं, जो कंपनियां जिनके ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, वो कंपनियां इनको यूज़ करते हैं। सुटेबिलिटी क्या है कि कंपनीज बड़ी है, वो यूज़ करती है मल्टीपल प्रोडक्ट, और जिनको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है, जिनको प्रोडक्ट से ये चाहिए कि मेरा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं वो सभी प्रोडक्ट अच्छे हों, ठीक है। हर एक अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी, फंक्शंस के बेस पे डिवाइड करेगी, तो एक जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वही सारे प्रोडक्ट को बनाएगा, मल्टीपल प्रोडक्ट को बनाएगा, तो वहाँ पर जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे, ठीक है। क्वालिटी या कोई कॉस्ट कटिंग ये सब जो है चीज़ें रह जाएंगी, तो इसलिए जो है डिवीजन स्ट्रक्चर पर डिवाइड करते हैं। जैसे अगर बात करें कोई महिंद्रा की, जैसे महिंद्रा की बात करें, ठीक है, महिंद्रा के मॉडल्स ले लेते हैं हम, बोलेरो, थार एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। अब इनमें भी होंगे परचेज भी, सेल भी, फिनेंस भी एंड मार्केटिंग भी। इसमें भी होंगे परचेज, सेल, मार्केटिंग एंड फिनेंस, इसमें भी ये चारों ही होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है किसी में नहीं है। पहले क्या है कि पहले हम लोग डिविजनल बेसिस पे इसमें डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर फंक्शन के बेस पे, ठीक है ना, कि हम लोग प्रोडक्शन भी करेंगे, सेल भी करेंगे, मार्केटिंग भी करेंगे, फिनेंस भी करेंगे, बट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। बट जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ बेस करता है कि वो कंपनी जो जिनके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो दोनों के लिए आता है, जिनके पास बहुत सारे हैं और एक भी है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए आता है जिनके पास बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट। अगर बात करें बोलेरो की, इसमें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के, सेल के, मार्केटिंग के, वो सब अपने इस प्रोडक्ट को ही देखेंगे। थार से मतलब नहीं है उन्हें, स्कॉर्पियो से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। अब बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो मेरिट्स क्या इसके हैं? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि जो भी इंसान है वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, हर एक इंसान सिर्फ अपने प्रोडक्ट को देख रहा है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो अच्छा ही बनने वाला है, सही बनने वाला है, ठीक है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये तो हर जगह ही है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, सही एज पर द वे ऑफ प्लान, हर एक काम को सही से कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ग्रोथ आएगी। फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव का क्या मतलब है कि जो भी कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सब उसी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वही लेने वाले हैं, और समय से और सही से ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डिसीजंस है, कोई दूसरा प्रोडक्ट का जो डिपार्टमेंट है वो लोग नहीं आने वाले, ठीक है ना। जैसे हमने बात की थार, स्कॉर्पियो की, जो महिंद्रा के मॉडल्स हैं, तो वहाँ पर कोई दूसरा मॉडल, अगर थार की बात करें तो कोई डिसीजंस लेने हैं किसी तरह के, तो वहाँ पर कोई दूसरा जो मॉडल है वो वहाँ पे नहीं आने वाला, लाइक बोलेरो
है एसयूवीज एंड स्कॉर्पियोज, वो वहाँ पे नहीं आने वाले, सिर्फ अपने उनको देखना है। अब क्विक डिसीजंस, इसीलिए क्विक डिसीजंस भी हो जाते हैं क्योंकि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपनी डिपार्टमेंट के लिए सोचते हैं, समझते हैं और जो गोल्स हैं उनको अचीव करते हैं, तो डिसीजंस लेने में आसानी होती है। डीमेरिट्स क्या है, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, पैसा बहुत चाहिए, ठीक है ना, हर एक अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स, हर एक चीज़ की ज़रूरत है तो पैसा बहुत लगता है, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, लड़ाई झगड़े तो ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ, लड़ाई झगड़े तो होते ही है। थर्ड आता है इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कभी कभी भूल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल का भी कोई इंटरेस्ट है, कोई गोल है, ठीक है ना, वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के गोल को ही लेके चलते हैं, सिर्फ उसी के लिए काम करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही से बन गया, ठीक है ना, अब हमें और किसी से कोई मतलब नहीं, तो वो कभी कभी ऐसा भूल जाते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है वो कभी कभी पीछे रह जाता है, ठीक है, इग्नोर हो जाता है, ठीक है ना, जैसे बात की फ्योल ने कि जनरल इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहले रखो, तो ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या है फंक्शनल में एंड डिविजनल में, ठीक है, कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या, इट रिफर्स टू द ग्रुपिंग जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो वन डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट होता है, उसी में सारी जो जॉब्स हैं, जो भी काम्स हैं, वो सब ग्रुप किए जाते हैं। बट डिविजनल में क्या है, इट रिफर्स टू ग्रुपिंग जॉब्स ऑफ वन प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट का अंडर वन डिपार्टमेंट, यानी कि जैसे बात की, जैसे कोई कंपनी है जो सिगरेट बना, तम्बाकू है, सिगरेट्स, स्टेशनरी एंड फर्नीचर, तीन चीज़ों को वो है मैन्युफैक्चर करती है। तो जैसे जो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट है, जो यानी कि जो फर्नीचर प्रोडक्ट है, फर्नीचर प्रोडक्ट में एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो डिवाइड की जाएंगी। बट यहाँ पे सिर्फ जैसे एक ही प्रोडक्ट है, जैसे है स्टेशनरी, तो जो भी प्रोडक्शन स्टेशनरी है वहाँ के एम्प्लॉयज़ को वो जॉब्स दी जाएंगी। फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यहाँ पे फॉर्मेशन है वो वर्क के बेसिस पे होता है। यहाँ पे फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के बेस पे काम होता है। स्पेशलाइजेशन चाहिए यहाँ पे जॉब का, लोगों का, कि लोगों का स्पेशलाइजेशन है, उनमें स्पेशलाइजेशन है, बट यहाँ पे स्पेशलाइजेशन किस चीज़ का चाहिए, प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है, वो अच्छे से हो पाए, अच्छे से बन पाए। डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिफ़िकल्ट है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस में जा रही है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो हम किसको यहाँ पे वो जिम्मेदार ठहराएंगे, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि एडवर्टाइजिंग को, कि सेल को, यहाँ पे डिफ़िकल्टी रहती है। बट यहाँ पे क्या, इजी टू फिक्स, हम यहाँ पर इजी टू फिक्स है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं बहुत आसानी से, कि फॉर एग्जांपल जैसे स्टेशनरी है, सिगरेट है एंड फर्नीचर, तो वहाँ पे यहाँ पे हम ठहरा सकते हैं कि हाँ भाई फर्नीचर में रेवेन्यू कम है, इस वजह से जो है थोड़ा रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, फर्नीचर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम यहाँ पे इजीली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, ठीक है ना। देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, कॉस्ट है वो भी लेस है, क्योंकि यहाँ पे एक काम सिर्फ एक ही बार हो रहा है, जो पैसा है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेशन है, बिकॉज कॉस्ट इज़ हाई, यहाँ पे पैसा हाई रहता है, क्योंकि अगर बात करें कि तीन प्रोडक्ट हैं, बात करी जैसे हमने फर्नीचर की, सिगरेट की एंड स्टेशनरी की, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए पैसा चाहिए वो तीनों के लिए चाहिए, सेल्स के लिए भी तीनों के लिए चाहिए, मार्केटिंग के लिए भी तीनों के लिए चाहिए, है ना। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है ना, प्रोडक्शन तीनों डिपार्टमेंट करेंगे, सेल्स भी तीनों डिपार्टमेंट करेंगे, मार्केटिंग भी तीनों करेंगे, फाइनेंसिंग भी तीनों देखेंगे, ये सब जो है इसके लिए पैसा ज़्यादा चाहिए। डिफ़िकल्ट इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट रहता है कि सब एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है और बाद में काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ कभी-कभी आ जाती हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या, ईज़ी कोऑर्डिनेशन, सब अपने प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। ऑल फर्म्स, ये यूज़ किस में होता है, ऑल फर्म, जो भी फर्म्स होती हैं वो सब इनको यूज़ करती हैं, ठीक है। वो जो भी मल्टीपल प्रोडक्ट आते हैं वो भी इनको यूज़ करते हैं, और जो सिंगल प्रोडक्ट है उन वो भी इनको यूज़ करते हैं। और ये यूज़ होती है सिर्फ डाइवर्सिफाइड फर्म्स जो है, जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, वो कंपनियां ही सिर्फ डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज़ करती हैं, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल। तो फंक्शनल क्या है एंड डिविजनल क्या है, फंक्शनल वो है जो कि जॉब्स हैं, जो भी ड्यूटीज़ है, एक्टिव वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है ना, एक्टिविटीज़ है, वो सब डिवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस। बट इन डिविजनल स्ट्रक्चर जो भी एक्टिविटीज़ है वो सब डेलीगेट की जाती हैं, एलोकेट की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सिंगल प्रोडक्ट ऑफ एन डिपार्टमेंट, ठीक है ना।
तो ये था टोटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको हम इधर ही फिनिश करते हैं अपनी इस क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक दो टॉपिक और रह गए उनको भी कवर कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस क्लास को भी हम यानी कि इस चैप्टर को ही हम फिनिश करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट भी करना कोई भी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है ना, तो तब तक के लिए चल मिलते हैं फिर। ठीक है, कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।